दोस्तों, आज की कहानी है नंदे और सास मुझे कब समझेगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भाभी, मम्मी ने गंदा कर दिया है, आकर साफ कर दो। छोटी ननंद की आवाज आई तो वो हड़बड़ाई सी आटा गूंदना रोक कर हाथ धोकर सास के कमरे में भागी। देखा तो तीनों नंदे आराम से पास पड़े सोफे पर फैली हुई थी। इतनी आवाजें लगाई तब आई हो। छोटी ननंद भुनकते हुए बोली, दीदी मैं आटा गूंद रही थी। हाँ, काम तो बस आप ही करती हो। मुंह बनाते हुए वह बाहर चली गई। पीछे पीछे दोनों नंदे भी खिसक ली कि कहीं अनु माँ के कपड़े बदलवाने से उनसे मदद ना मांग ले। अनु ने फुर्ती से सफाई की, सास के कपड़े बदले। 2 साल से अन तक वह यही करती आ रही है। 2 वर्ष से उसकी सास फिसल कर गिरी तो चोट लगने की वजह से शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अनु की सेवा से सुधार तो हुआ, पर निचला हिस्सा संवेदन शून्य ही बना रहा। लिहाजा उनके दैनिक कार्य अनु ही करती और सफाई करती। खान पान से थोड़ी भी बदपरहेजी से सास को लूज मोशन होने लगते। यहाँ फिर बार बार पेशाब आता। तब अनु की जान पर ही जान आती। सास की बीमारी में लगे लगे वह खुद को भूल चुकी थी। सास की सफाई के बाद उसने कपड़े धोकर डाले। फिर दोबारा नहाकर किचन में पहुंची तो देखा बड़ी ननंद बड़बड़ा रही है, अनु 10 बजने आए हैं और तुमसे अभी तक नाश्ता नहीं बन सकता। हद होती है काम चोरी की। मैं अभी बनाती हूँ दीदी। सब्जी तो सोख दी थी, आटा गूंद रही थी कि माजी की सफाई के लिए जाना पड़ा। अभी पराठा सेकती हूँ, तुम तो रहने ही दो। माँ का बहाना कर तुम अपनी भड़ास इस तरह निकालती हो जैसे नंदों का आना बहा नहीं रहा है तुम्हें। ठीक है भाई, अब खुद ही बना के खा लेंगे, तुमसे तो हो नहीं रहा है। अपमान से जल उठी अन्ने आंखें सल चला आई। अन्नू चुपचाप पराठा सेकने में जुट गई। 10 दिनों से दोनों बड़ी नंदे बच्चों समेत मम्मी को देखने आई हैं। सास, ससुर, पति और एक छोटी ननद के अलावा अब दोनों नंदे और उन दोनों के 2-2 बच्चे भी थे जिनका ख्याल अकेली अनु को ही रखना था। छोटी ननंद भी पढ़ रही है, लिहाजा काम में कोई हाथ नहीं बटाती। अनु जब से ब्याह कर आई है दूसरे ही दिन से घर के कामों में जुटी थी कि फिर कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाई। जी जान से सबकी सेवा करती है, लेकिन सास रमा देवी के मुख से कभी उसके लिए तारीफ के 2 शब्द ना निकले। वे हमेशा यही कहती हैं, कुछ भी कर लो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू और बेटी के बीच का फर्क का अक्सर उसे एहसास होता। जब भी किसी भी चीज का बंटवारा होता तो हर अच्छी चीज बेटियों को मिलती और सबसे कमतर अनु को। सास ने बीमारी के चलते कुछ सोचकर एक दिन जेवरों का बंटवारा करने का आदेश बड़ी ननद को दिया। उनके आदेश और इच्छा अनुसार सभी गहने तीनों बेटियों में बांट कर दिए और अनु के हिस्से में आई एक पतली सी सेन। वो भी सास पहने हुई थी, वो उसे अभी नहीं मिलती थी। अनु कटकर रह गई। ऐसे उसे जेवरों या पैसों का लालच तो नहीं था, लेकिन बंटवारे में बेटियों के हिस्से में सब कुछ और बहू के हिस्से में सिर्फ कर्तव्य। यह देखकर वह आत हो जाती, पर फिर भी वह चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती चली जा रही थी। एक तो माँ पिता के दिए संस्कार उसे कुछ बोलने से रोक देते, साथ ही पति आशुतोष का स्नेह भरा व्यवहार भी उसे कर्तव्य से विमुख न होने देता। आशुतोष सब समझते थे, पर माँ के आगे बोलने की बदतमीजी वह नहीं कर सकते थे। न ही इसकी इजाजत उन्होंने अनु को दी थी, बस इसलिए वह चुप होकर सब सह लेती थी। इस सोच के साथ कि चलो पति तो समझदार है ना, कभी तो दिन बदलेंगे, सास भी उसको समझेगी। जब से सास बिस्तर से लगी वह मायके भी नहीं जा पाई। सगे और इकलौते भाई की शादी हो गई। मायके वाले ने उससे बहुत मनवार करके थक गए। भाई बिचारा लेने भी आया था। भाई को अनु ने अकेले ही वापस भेज दिया था। कैसे जा सकती थी वह, कौन करता सास की सेवा। नंदे वैसे तो साल में 4-5 बार आ धमकती थी। माँ को देखने के बहाने, पर काम के समय ना आ पाने के उनके पास बहुत बहाने थे।
ऐसे में आशुतोष अकेले ही ससुराल में शादी अटेंड कर आए थे, इस वादे के साथ कि कुछ समय बाद वे अनु को मायके जरूर भेजेंगे। लेकिन इन 2 वर्षों में वह समय एक बार भी नहीं आया। अनु मन महसूस कर रह जाती। मायके वाले भाई भाभी की उसके न आने की शिकायत करने पर वह टाल देती। इन शिकायतों से बचने के लिए अब वह मायके भी बात बहुत कम करती हैं फोन पे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। इधर कुछ दिनों से उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो वो सोच रही थी कि 2-4 दिनों के लिए उन्हें देख आए। सास की तबीयत भी फिलहाल संभलती हुई थी और दोनों नंदे भी आई हुई थी कि अचानक आए भाई के फोन ने उसे भीतर तक हिला डाला। फोन पर रोते हुए भाई ने सूचना दी कि पिता का सुबह ही हृदयाघात से देहांत हो गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आशुतोष से फोन कर गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहने लगी, प्लीज अब तो जाने दीजिए, कुछ दिन मम्मी को दीदी लोग देख लेंगे। अब भी न गई तो परिवार समाज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। आशुतोष ने उसे चुप कराते हुए आश्वासन दिया, मैं अभी तत्काल में टिकट बुक करा रहा हूँ, हम दोनों चलेंगे। मैं अगले दिन वापस आ जाऊंगा, पर तुम रुक जाना वहाँ पर। उस घर के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, मैं समझता हूँ इस बात को। तुम जाने की तैयारी करो। नंदों और सास ने उसके पिता के गुजरने की खबर सुनी तो उन सबके मुंह बन गए। लेकिन इस बार वे कुछ कह नहीं सकती थी, परिस्थिति ही ऐसी थी। उसे मायके छोड़ आशुतोष अगले ही दिन वापस आ गए। माँ के सभी काम जो अनु अकेली करती थी, तीनों बहनों और आशुतोष ने बांट लिए थे। फिर भी क्योंकि आदत नहीं थी काम करने की, तो हमेशा कमियां ही रह जाती। सबसे बड़ी दिक्कत थी माँ को बिस्तर पर नित्य कर्म करवाकर सफाई करना। सुबह आशुतोष की मदद से जैसे तैसे काम हो जाता, पर बाकी पूरे दिन बीमारी, बूढ़ा मल मूत्र रोके किसी तरह पड़ी रहती। बेटियों ने तो खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी। आप मीठा मत खाओ माँ, फिर दस्त लग जाएगी। आपको कौन बार बार साफ करेगा, ये मत खाओ वो मत खाओ। सुन सुन कर बुढ़िया मन मार कर ही रह जाती। बहुत कष्ट से दिन कट रहे थे अनु के जाने के सोते दिन ही। अनु की बड़ी ननद तो बच्चे की पढ़ाई का बहाना बनाकर निकल गई। छोटी ननद ने मंजली को अल्टीमेटम दे दिया, आप नहीं जाओगी। बहाना बनाकर बड़ी ननद की तरह मैं कैसे संभालूंगी माँ को। भाभी मत समझना मुझे, मैं नहीं कर सकती इतना काम। सास सब सुन रही थी, समझ रही थी। एक पैर पर दौड़ने वाली अकेली अनु के काम का बोझ इतने लोग मिलकर भी कुछ दिन भी नहीं उठा पा रहे थे। वो लड़की अनु तो सालों से करती आ रही है। हद तो उस दिन हो गई जब आशुतोष के जाने के बाद बहुत रोकने पर भी गुड़िया का मल कपड़ों में ही सूट गया। वह गुहार लगती रही। बेटियों से साफ करने की मंजली ननद ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर काम छोटी पर खिसका दिया। छोटी तुनक पड़ी, माँ मुझे उल्टी आती है, मैं नहीं कर सकती, भैया के आने तक वेट करो। आखिर आशुतोष ने आकर माँ की साफ सफाई करी। सास अब अनु को बेसब्री से याद किए जा रही थी। जो काम उनकी अपनी जाई बेटियां ना कर पाई, वह काम वह पराई जाई 2 साल से भरपूर लगन के साथ करती आ रही थी। अनु का रोज की तरह फोन आया तो आशुतोष ने उन दिन घटी सारी घटनाएं उसे बता दी। आप मेरा टिकट बुक करवा दो, मैं कल ही आ रही हूँ वापस। पर अनु तुम्हारे पापा को गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, अभी आओगी तो सब क्या कहेंगे। वैसे भी उनके जीते जी तो मैं भेज न सका तुम्हें, अब कम से कम 13वीं तक तो रुको। आशु पापा तो चले गए, अब मैं यहाँ रुकूं ना रुकूं, इससे उन्हें क्या मिलने वाला है अब। लेकिन मम्मी जी तो अभी अपने सामने हैं, उन्हें इस हाल में मैं कैसे छोड़ दूं। और मेरे घर वाले मेरी परिस्थिति समझते हैं, वह वाकई ही शिकायतियाँ उलाना नहीं देंगे। बाकी दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी। मैं कल ही वापस आ रही हूँ। उसने दर्द स्वर में अपना निर्णय सुनाया। उसके ससुराल पहुँचते ही सास के चेहरे पर राहत और खुशी के भाव आ गए। नंदों ने भी सैन की सांस ली। सब पहले जैसा ही चलने लगा।
फर्क बस ये था कि सास ने अब अपना तकिया कलाम रटना छोड़ दिया था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन कहानी अभी बाकी है दोस्तों। रक्षाबंधन पर अन्नू के भाई भाभी उसके घर आ गए। इतने सालों से आप नहीं आ पाई तो इस रक्षाबंधन हमने सोचा हम लोग ही आपके पास आ जाए, भाभी मुस्कुराते हुए कह रही थी। अन्नू कुछ जरूरी बात भी करनी थी इसलिए हमें आना ही था, भाई ने कहा। अन्नू की नंदे भी राखी पर मायके आई हुई थी। राखी बंधवाने के बाद सबके सामने ही भाई ने गिफ्ट की जगह एक लिफाफा अन्नू के हाथ में रख दिया। यह क्या भैया, अन्नू ने लिफाफा खोलते हुए पूछा। लिफाफे में जायदाद के बंटवारे के पेपर थे, तेरी साइन चाहिए इस पर, भाई बोला। अन्नू हैरानी से कागज देख रही थी। आधा हिस्सा मुझे नहीं चाहिए भैया, मैं कैसे ले सकती हूँ, पापा का सब कुछ आपका और भाभी का है। और उसकी आंखें गीली थी। भाई बोला, क्या बेटियों का हिस्सा नहीं होता? माँ बाप की जायदाद में पापा मम्मी का जो कुछ जितना मेरा है उतना भी तेरा है, तेरी भाभी का भी यही मानना है। अब जल्दी से साइन कर इस पर ना भैया, बेटियों का हिस्सा सिर्फ जायदाद में नहीं होता, कर्तव्यों में भी होता है। मैं कहाँ कुछ कर पाई हूँ मम्मी पापा के लिए, उनकी बीमारी में भी खड़ी ना हो पाई, तुम्हारी शादी तक में ना आ पाई, यहाँ तक कि पापा के जाने के बाद 13वें दिन भी नहीं रह पाई। जब कर्तव्य में हिस्सा नहीं निभाया तो जायदाद में कैसा हिस्सा लो? भाभी ने दिन रात एक कर पापा की सेवा की, घर संभाला, सब पता ही मुझे। भैया भाभी मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, बस अपने प्रेम में हिस्सेदार बनाओ आप दोनों, ताकि माँ बाप के बाद भी मेरा मायका बना रहे। भाई भाभी और अन्नू तीनों की आश्चर्य धारा अविरल बह रही थी, जो प्यार और हृदयों का कलुष धो रही थी। अन्नू की सास और तीनों नंदे इस घटनाक्रम की साक्षी थे। उन्हें आज आभास हो रहा था कि असल खजाना भौतिक संसाधन नहीं बल्कि वह आत्मीयता और प्रेम है जो अन्नू और उसके भाई भाभी के बीच है। अन्नू को कभी इस तरह गले लगाना तो दूर, उन लोगों ने उसके सेवा भाव और लगन की कभी सराहना तक नहीं की थी। भाई के सीने से लगी अन्नू के कानों में जैसे ही सास की पुकार पड़ी, वह सब कुछ भूलकर उनकी ओर लपकी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बल्कि कुछ देना है। अपना एक हाथ मुश्किल से उठाकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, आशीर्वाद देना है तुझे, सबको तेरे जैसी बहू मिले, बहू हो तो ऐसी। अन्नू हैरान के साथ साथ खुशी से रो पड़ी। तीनों नंदे भी कह उठी, भाभी हो तो ऐसी। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, आज की ये मजेदार कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।